हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। अगर आपने राजस्थान पॉलिटी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, या फिर आप राजस्थान पॉलिटी का एक फास्टली रिवीजन करना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि राजस्थान पॉलिटी में हमारे सीईटी में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लगभग 20 नंबर का कंटेंट होता है ये। तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैंने सारी राजस्थान की पॉलिटी को अपने हाथों से शॉर्ट नोट के रूप में तैयार किया है, जिसका अभी हम कुछ ही मिनटों में रिवीजन कर लेंगे। ना सिर्फ हम रिवीजन करेंगे, इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम बिल्कुल भी पास है तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सीधा अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। देखिए, पहला टॉपिक है राज्य सूचना आयोग। पहले हम छोटे टॉपिक देखेंगे, फिर बड़े टॉपिक की ओर जाएंगे, सरल से कठिन की ओर हम जाएंगे। तो पहला टॉपिक है राज्य सूचना आयोग, RIC बोलते हैं इसको। देखिए, गठन की तारीख याद रखनी है सबसे पहले आपको कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया। तारीख है आपकी 18 अप्रैल 2006। याद कैसे रखोगे आप? जैसे हम मारवाड़ी में बोलते हैं कि तन्ने सूचना 6, तन्ने सूचना 6। तो याद रखना है राज्य सूचना आयोग 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन हुआ। फर्स्ट मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वो थे MD कोरानी। कैसे स्टार्ट होता है? कै फर्स्ट लेट होता है, या याद रखना इस तरीके से आपकी फर्स्ट मुख्य सूचना आयुक्त कौन से हैं? तो यह MD कोरानी। कै पहले नंबर पर आता है, ऐसे याद रखना आप, कोरानी कोरानी, MD कोरानी। वर्तमान में कौन है? तो यह है मोहनलाल लाठर। ऐसे मान लो कि किसी से सूचना निकालना हो, नहीं देता तो आप लठ से मारोगे, लठ से मार मार के लाल कर दोगे। तो मुख्य जो सूचना आयुक्त है वर्तमान में वो है आपके श्री मोहन लाल लाठर। संरचना की बात करते हैं तो इसमें एक तो होता है आपका मुख्य सूचना आयुक्त और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं सूचना आयुक्त। ध्यान देना आप दोस्तों, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, मुख्य सूचना आयुक्त, और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 3 सूचना आयुक्त हैं साथ में। तो वर्तमान में है एक 3, हो कितने सकते हैं? एक 10। आसान है, याद रख सकते हैं आप। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल उनको नियुक्त करेगा, लेकिन उनको नियुक्त करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी जिनकी सलाह पर यह किया जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसकी सलाह पर। तो देखिए, 3 लोगों की सलाह लेगा ये राज्यपाल महोदय। पहले आपके CM मुख्यमंत्री, फिर आपके जो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं वो, और एक होंगे आपके कैबिनेट के मंत्री। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इस बार पूछा जाएगा। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, 3 लोगों की सलाह पर करेगा, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री। ये कैसा निकाय है राज्य सूचना आयोग? ये है सांविधिक और स्वायत्त शासी निकाय है। सांविधिक और स्वायत्त शासी निकाय है। मुख्यालय जयपुर में है, अपनी राजधानी में। अप्रैल 2023 लेटेस्ट है, करंट है, याद रखना। पक्का आएगा, पक्का, या लिख के ले लो, पक्का ही आएगा, छप गया मान लो। अप्रैल 2023 को इसकी एक अन्य पीठ आपके जोधपुर में स्वीकृत की गई है। जोधपुर में इसकी अन्य पीठ बनेगी। मेन है आपकी जयपुर में और जोधपुर में भी बनेगी। फास्टली रिवीजन कर लेते हैं। राज्य सूचना आयोग गठन 2006। पहले थे MD कोरानी, वर्तमान में लाल लाठर। एक 10 हो सकते हैं, लेकिन है एक 3। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री की सलाह पर। निकाय कैसा है? सांविधिक है, स्वायत्त शासी है, मुख्यालय जयपुर में है, लेकिन अप्रैल 2023 से इसका एक और मुख्यालय बनेगा, वो है आपका जोधपुर में। याद है इतना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं किन की जांच कर सकता है, किन की जांच कर सकता है। तो देखिए, राज राजकीय राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जांच कर सकता है, विभागीय सचिव की जांच कर सकता है, स्वायत्त संस्थानों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जांच कर सकता है, सरकारी कर्मचारी की जांच कर सकता है, जिला प्रमुख की जांच कर सकता है, उप प्रमुख की जांच कर सकता है, प्रधान और उप प्रधान की जांच कर सकता है, नगर पालिका के महापौर की जांच कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा, आप किन की नहीं कर सकता ये रख लो, मुख्यमंत्री, महालेखाकार, विधानसभा सचिवालय और सरपंच, बाकी इनकी कर सकता है। और क्या नहीं कर सकता, क्या इसकी लिमिटेशन है? तो अगर 5 साल से पुराने मामले हैं, देखो 5 साल पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है। और क्या है, ये एक स्टेटमेंट दिया था पेपर एग्जाम में कि लोकायुक्त है वो भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है लेकिन कुप्रशासन की नहीं। ये स्टेटमेंट दिया था एग्जाम में कि भ्रष्टाचार की जांच करता है लोकायुक्त लेकिन कुप्रशासन की नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए वही चल रहा है अपना कि किन की जांच कर सकता है। तो सरकारी कर्मचारी की जांच कर लेगा, जिला प्रमुख की जांच कर सकता है, प्रधान की जांच कर सकता है, नगर पालिका महापौर की जांच कर सकता है। ये हमने किया है अभी। देखिए नियुक्ति की बात करते हैं। नियुक्ति, राज्यपाल आसान है, मोस्टली ज़्यादातर नियुक्तियाँ राज्यपाल ही कराएगा। आपकी राजस्थान पॉलिटी में देखने की जरूरत ही नहीं है, लगभग नियुक्तियाँ क्या सारी की सारी राज्यपाल कराता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि किसका परामर्श लेता है या जो कमेटी बनाई जाती है उसमें कौन कौन होते हैं। तो देखिए कौन कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, नेता प्रतिपक्ष होगा, जो मैंने ऊपर देखा था ना सेम वही उसमें यही भी था। लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ कैबिनेट मंत्री था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यह रखना आप, 3 लोगों की कमेटी बनेगी, इसमें से मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होंगे। लेकिन ये है 3 नंबर पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे जब आप बात करते हैं लोकायुक्त की। ठीक है, वेतन और भत्तों की बात करें तो ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान दिए जाते हैं इनको। कार्यकाल होता है 5-65 जो भी पहले हो वो। और फर्स्ट लोकायुक्त है ID दुआ। ठीक है, ये मैं ट्रिक से याद करता हूँ आपको, ID दुआ। जैसा लोकायुक्त क्या करता है, भ्रष्टाचार की जांच करता है। तो भ्रष्टाचार की जांच करता है तो ID मांगता है, भाई ID दिखाओ अपनी। तो लोगों को बोलना पड़ता है ID दूंगा भाई, ID दूंगा। तो लोकायुक्त ID दुआ पहले आई है। वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा लेटेस्ट है ये। वार्षिक प्रतिवेदन सौंपेगा राज्यपाल को, जो नियुक्त करता है उसी को प्रतिवेदन सौंपता है। अन्य मामलों में सेम ऐसा ही होता है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन तो आता है लेकिन आप कर दोगे आसानी से। लोकायुक्त की सिफारिश से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये देखना। वो सलाह दे सकता है लोकायुक्त सरकार को कि आप ऐसे करो, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है। लेकिन सरकार बाध्य नहीं है उसको मानने के लिए। ठीक है, सरकार बाध्य बिल्कुल नहीं है इसकी बातों को मानने के लिए। एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार कि नरपत मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है, तो ये लोकायुक्त से है। ये अपना लोकायुक्त कंप्लीट। अब देखते हैं हम राज्य मानवाधिकार आयोग। देखो अधिनियम आया था 1993 में, गठन हुआ था इसका 18/1/1999 में। ठीक है, 18/1/1999 में, ये याद रखना आप इसके बारे में। और क्रियाशील हुआ था ये मार्च 2000 में। ठीक है, अधिनियम आया था 1993 में, गठन हुआ था 199 में, और इसका क्रियाशील हुआ था 2000 में। ये सन याद रखना आप। देखो अधिनियम 1993 के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना आप डेट, बस गठन वाले डेट 1999, काम करना स्टार्ट किया 2000 में, अधिनियम आया था 1993। ये याद रखना। अधिनियम 1993 के अकॉर्डिंग एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे। लेकिन फिर इसमें कुछ चेंज किया गया। अधिनियम 2006 आया, उसमें कहा गया कि नहीं, इसको आधा कर दिया, एक अध्यक्ष होगा, 2 ही सदस्य होंगे। पहले 4 थे, उसका आधा 2 कर दिया। फिर है अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष कौन होगा, तो ये होगा राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है ना, वो उसका अध्यक्ष हो सकता है। पहले कौन थे, कांता भटनागर, कांता जी, कांता भटनागर फर्स्ट आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में है गंगाराम मूलचंदानी। ये करंट के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, गंगाराम मूलचंदानी। ये करंट में पूछा जा सकता है, आपकी पॉलिटी में पूछा जा सकता है। गंगाराम मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी, गंगा जी। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, एक समिति बनाई जाएगी, उसकी सिफारिश पर उसका निर्णय लिया जाएगा। कौन होगी समिति में, मुख्यमंत्री होते हैं लगभग,
और होंगे आपके विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। देखिए इसमें 4 होंगे आपके, मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तो पहले भी देखे थे हमने, थे दोनों समितियों में, लेकिन यहाँ पर देखो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और राज्य गृह मंत्री है। ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ उन पर ज़्यादा ध्यान देना। आयु सीमा की बात करें तो मैक्सिमम 70 वर्ष का इसमें निर्धारित की गई है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये नागरिक अधिकार का क्षेत्र आता है इनमें, और राजनीतिक अधिकार की क्षेत्र आता है, आर्थिक अधिकार क्षेत्र आता है, सामाजिक अधिकार क्षेत्र आता है, सांस्कृतिक अधिकार क्षेत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पढ़ सकते हो इसको। जांच देखो जांच 3 तरीके से कर सकता है, स्वयं की प्रेरणा से कर सकता है, खुद जांच कर सकता है, पीड़िता द्वारा अर्जी देने पर कर सकता है, या पीड़िता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की अर्जी दिए न जाने पर भी जांच कर सकता है। नोट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, खुद सज़ा नहीं दे सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। जांच कर सकता है लेकिन सज़ा खुद नहीं देगा, ये सज़ा खुद देने का अधिकार इसको नहीं है। अब बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की। उद्घाटन हुआ था इसका 29 अगस्त 1949, ठीक है, जयपुर में हुआ था। उस समय राज प्रमुख स्वाई मान सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पहले देखो ये इंपॉर्टेंट है, पहले जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन फिर आपको पता है कि वर्तमान में जोधपुर में है, तो जयपुर से जोधपुर शिफ्ट किया गया। किस समिति की सिफारिश पर बहुत बार पूछा गया है, सत्यनारायण राव की समिति पर। यानी ये बात सत्य है कि अभी जोधपुर में है, तो इसे रख लेना, ये बात सत्य है कि अभी जोधपुर में है, तो सत्यनारायण राव समिति 1958 जयपुर से जोधपुर लाया गया। फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के थे भाई, कमलकांत वर्मा, के वर्मा। जयपुर में खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 में की गई। जयपुर में इसके खंडपीठ बनाई गई है, मुख्य पीठ आपके जोधपुर में है। राजस्थान में स्वीकृत हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश इंपॉर्टेंट है, 50 है, 50 हो सकते स्वीकृत पद है। मुख्य पीठ जयपुर है, मुख्य पीठ जोधपुर है, खंडपीठ जयपुर है। याद आपको ये समिति रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है भाई। किसकी सिफारिश पर जयपुर टू जोधपुर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से जोधपुर लाया गया। आगे देखते हैं हम अपना। हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की बात करते हैं आप। आरपीएससी ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इससे। अध्यादेश जारी हुआ था 1949, गठन हुआ था 20 अगस्त 1949, प्रभाव में एक कार्य करना स्टार्ट किया 22 दिसंबर 1949। सारी डेट एक ही है, 49, यह रखना आप, 4949। प्रारंभ में जैसे कि हाईकोर्ट जयपुर में था, इसी तरीके से आरपीएससी भी पहले जयपुर में थी। सेम समिति है सत्यनारायण राव समिति, और अभी पता वर्तमान में हम पढ़ते हैं अजमेर में है ये अपना आरपीएससी। अध्यक्ष थे इसके पहले एस के घोष, ऐसे याद करना, इसने घोषणा कर दी थी कि मैं बनूंगा अध्यक्ष, एस के घोष। सेकंड थे एस सी त्रिपाठी, इंपॉर्टेंट है एस के घोष। संरचना की बात करते हैं तो मैक्सिमम हो सकते हैं 8 सदस्य, ऐसे याद रखना आप, ठीक से देखो, ऐसे लिखते हैं आरपीएससी, 8 सदस्य हो सकते हैं। तो 8 सदस्य होंगे तो एक तो अध्यक्ष बनाना पड़ेगा ना, तो एक अध्यक्ष हो जाएगा आपका और बाकी 7 सदस्य हो जाएंगे। कार्यकाल होता है 6-62, ये थोड़ा अलग है। देखो ज़्यादातर क्या होता है 5-65 होता है, लेकिन ये याद रखना आप 6-62 होता है। याद कैसे करोगे? याद मैं कराऊंगा ट्रिक के साथ। देखो ऐसे लिखना आप, एग्जाम में ऐसे याद रख लेना कि कैसे होगा। 1 मिनट, देखो आर ऐसे लिखते हैं ना, ये आर है ना, ये देखो ये 62 हो गया अपना 6, ये याद रखना 62, दोबारा देख लेना। आर ऐसे लिखते हैं ना, आर ये कर लेना, देखो ये 62 हो गया अपना, ये 62 है, तो इसे याद रखना 6-62, ये अलग है, थोड़ा सा याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाएगा। हम 5-62 करके आते हैं ज़्यादातर, लेकिन याद रखना आपको 6-62 होगा, थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति राज्यपाल ही कराता है, कोई ध्यान देने की बात ही नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पद होता है। राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, लेकिन हटाने के लिए भाई साहब राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है, इतना हाई लेवल का ये पद होता है। पद से हटाने
के लिए आपको राष्ट्रपति का आदेश चाहिए, तब आप हटा सकते हैं। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, प्रतिवेदन भी राज्यपाल को सौंपा जाएगा, लेकिन हटा सकता है राष्ट्रपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपने अध्यक्ष। जो अध्यक्ष थे उनमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो ये डी तिवारी सर। तिवारी जी बहुत लंबे खेले थे। छोटा यादव, इतना छोटा कि याद ही नहीं है इनको कार्यकाल। छोटा यादव, बड़ा तिवारी, बड़ा तिवारी साहब, टी बड़ा भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम अध्यक्ष सचिव दोनों पद पर कौन रहे? तो ये थे एन के बेरवा, दोनों पदों पर रहे थे। पूछा गया एक बार। आर्टिकल 315 एक कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक आरपीएससी होगा, एक लोक सेवा आयोग होगा, यानी इसका गठन किया जाएगा, जिसे राजस्थान में से सभी जगह होंगे। 315 कहता है ये आर्टिकल, ये बात। आगे देखते हैं। अब है जिला प्रशासन। काफ़ी टॉपिक देख लिया हमने, अब जिला प्रशासन की बात करते हैं। जिला प्रशासन में सबसे इम्पोर्टेंट पद होता है, वो होता है जिला कलेक्टर। आपको पता ही है, कलेक्टर साहब को जिलाधीश बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम भी बोलते हैं इनको। ये जिला स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है। कार्य, तो कार्य इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा कार्य से आएगा। देखो क्या कार्य है। राजस्व अधिकारी होता है जिला स्तर पर, यानी कि राजस्व कलेक्ट करता है, तभी तो कलेक्टर बोलते हैं। राजस्व एकत्रित करता है कलेक्टर साहब। राजस्व एकत्रित करने की शक्तियाँ दी गई इनको भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दी गई है। जिला स्तर पर सरकारी भूमि का स्वामी होता है। जिला का दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में कि कलेक्टर के जिला दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के रूप में कौन से कार्य हैं। नीचे एक काम अलग दिया होगा, बाकी ये दिए होंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो मजिस्ट्रेट के रूप में क्या क्या काम करता है कलेक्टर? तो देखिए, शांति सुरक्षा बनाए रखता है, कोई दंगे फसाद नहीं होने देता, पुलिस तंत्र पर कंट्रोल करता है, ये काम होता है। जो विदेशी आते हैं उनके ज़िले में पासपोर्ट या परिपत्र की जांच करता है, ये पूछा गया बहुत बार। विदेशियों के पासपोर्ट परिपत्र की जांच करेगा। आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे जाति है, मूल है, ये जारी करता है। ये कारागृह होते हैं उनके ज़िले में, उनका निरीक्षण करेगा। जिला स्तर पर शस्त्रालयों का नियंत्रण करेगा और धारा 144 लगने पर शांति भंग मामलों की जांच करेगा। तस्करी, नस्ली स्वायों के तस्करी, इनके ऊपर ये कंट्रोल रखेगा। तो ये जो काम मैंने अभी लिखाए हैं, शांति सुरक्षा, विदेशियों की पासपोर्ट जांच करना, प्रमाण पत्र जारी करना, कारागृह की जांच करना, शांति भंग मामलों की जांच करना, पुलिस तंत्र पर कंट्रोल करना, ये सारे काम हैं तो कलेक्टर के, लेकिन किसके अकॉर्डिंग है? मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है ये, उसके रूप में है। फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। अब है प्राकृतिक आपदा का निवारण कार्य, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब जिले में प्राकृतिक आपदा आ जाएगा तो उसका निवारण कौन करेगा? कलेक्टर महोदय करेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है कलेक्टर। किसके अकॉर्डिंग? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अकॉर्डिंग, ये पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। और क्या करता है काम? जिला का निर्वाचन अधिकारी होता है, लेकिन आपको टर्म यह रखनी है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर होता है। चुनाव में ये रिटर्निंग ऑफिसर होता है, रिटर्निंग। प्रोटोकॉल का कार्य है कि कोई भी बड़ा पदाधिकारी, कोई राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर जिले में आता है तो फिर उसके लिए व्यवस्था करने का अधिकार होता है कलेक्टर का। प्रोटोकॉल का कार्य के अकॉर्डिंग आता है ये। विकास अधिकारी के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल विकास अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जितने भी इनके जिलों में विकास कार्य चल रहे हैं उनका पर्यवेक्षण करता है, नियमन करता है। लोक कल्याणकारी करता है, योजनाएं जो चल रही है उनकी जांच करता है, उनको संचालित करने की जिम्मेदारी होती है इनके पास। प्रमुख जनगणना अधिकारी होता है। देखो, जनगणना अधिकारी भी कौन होगा? कलेक्टर होगा। भू दस्तावेजों का रखरखाव करता है, ये तो आपको पता ही है। जिला प्रशासन राज्य सरकार के मध्य समन्वय कार्य करता है। जिला का प्रशासन और राज्य की सरकार, उनके बीच में सेतु समन्वय का कार्य करता है अपने कलेक्टर महोदय। फिर है कि जिला महिला सहायता समिति का अध्यक्ष होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जिला महिला सहायता समिति का अध्यक्ष होता है कलेक्टर महोदय। और देखते हैं, ये देखिए, कलेक्टर देख लिया हमने। जिला पर जो प्रमुख होता है वो कलेक्टर होता है। फिर देखिए, जिले के नीचे उपखंड या सब डिवीजन होते हैं, फिर नीचे और तहसील होती है, ऐसे होता है स्ट्रक्चर। ऊपर जिला, वहाँ पर कलेक्टर होगा, फिर उपखंड या सब डिवीजन बनाए जाते हैं। वहाँ का जो मुख्य अधिकारी होता है एसडीएम, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, या इसको एसडीओ भी बोलते हैं।
प्रमुख अधिकारी होगा प्रशासन का, वो होगा उपखंड पर SDM। काम जैसे कि कलेक्टर महोदय के थे सेम वैसे काम होते हैं। न्यायिक कार्य करेगा, दंडानायक के रूप में कार्य करेगा, नियामक कार्य करेगा, निरीक्षण के कार्य करेगा। और निर्वाचन की दृष्टि से ये पंजीयन अधिकारी होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखो, कलेक्टर था आपका रिटर्निंग ऑफिसर, लेकिन ये क्या है, ये पंजीयन अधिकारी है, ठीक है। फिर नीचे आपके सब डिवीजन के नीचे तहसील होते हैं, तहसील पर तो तहसीलदार होगा, ये तो आसान है, तहसीलदार होगा। नियुक्ति इसकी राजस्व मंडल करेगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नियुक्ति कौन करता है तहसीलदार की, राजस्व मंडल करता है। बहुत से स्टूडेंट RPC करके आ गए थे, RPC तो पेपर कराता है भैया, तो तहसीलदार की नियुक्ति कराएगा राजस्व मंडल। ट्रेनिंग होती है टोंक में, कोई नहीं टोक सकता, ट्रेनिंग से याद रखना आप। तहसील स्तर पर कार्य करता है, भू राजस्व का कार्य करता है, प्रशासनिक कार्य करता है। तहसीलदार होता है, उसके नीचे नायब तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार के नीचे होता है आपका राजस्व या निरीक्षक अधिकारी। फिर सबसे नीचे जो होता है वो पटवारी होता है, प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटा पद होता है पटवारी का। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका जिला, मतलब जिला प्रशासन में ऐसे स्ट्रक्चर होता है, सबसे ऊपर जिला कलेक्टर, फिर सब डिवीजन पर SDM, तहसील पर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षण अधिकारी और पटवारी। तो देखिए काफ़ी क्वेश्चन करे हैं हमने, अभी कुछ देखो इसी इतने से टाइम में। अभी एक टॉपिक और आता है विधानसभा वाला, तो देखना आज की क्लास में हमने देखा है कि सूचना आयोग देख लिया हमने अभी तक, राज्य निर्वाचन आयोग देख लिया, लोक आयुक्त देख लिया, और क्या है, हाँ राज्य मानवाधिकार आयोग देख लिया, राजस्थान उच्च न्यायालय पढ़ लिया, RPC के बारे में देखा है, जिला प्रशासन देखा है। एक टॉपिक है आपका विधानसभा वाला, विधानसभा, उसका मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो डाल रखा है 16 विधानसभा को लेकर, तो आप वो देख लेना। अभी हमारे CAT के सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही टॉपिक बचे हैं, एक तो CM मुख्यमंत्री का और एक बचा है राज्यपाल का, ठीक है। ये सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, इनको हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर तो। लेकिन मेरा मोटिव ये कि आप छोटे छोटे वीडियो के रूप में मैं आपको कंटेंट दूं, ताकि आप बोर नहीं हो, जल्दी से अपना रिविजन कर सकें। तो लगभग 99% अपना सिलेबस हो गया है। इसके जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे CM के बारे में और राज्यपाल के बारे में। ये 2 टॉपिक पढ़ते अपना सारा का सारा जो पॉलिटी का सिलेबस है, राजस्थान पॉलिटी का, वो कंप्लीट हो जाएगा। विधानसभा का अलग से सेपरेट वीडियो है, मात्र 6 मिनट का है, आप देख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा है तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। एग्ज़ाम में उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।